हाय दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। ये वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अभी कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर के टाइप्स, ठीक है, विद एन एग्जांपल। तो इस वीडियो में हम लोग ये पूरा सीखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर के जितने भी टाइप्स है उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसका यूज़ हम कैसे करेंगे। तो फुल नॉलेज अबाउट द कंस्ट्रक्टर ये वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे आते हैं अभी नीचे कि अब क्वेश्चन आता है कि भाई कंस्ट्रक्टर कितने टाइप्स का होता है। कंस्ट्रक्टर जो है कि 5 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे सारे कंस्ट्रक्टर हम विथ एन एग्जांपल के साथ में देखने वाले हैं, सो नो वरीज। यहाँ पे ये देख लेते हैं कि कितने हैं। 5 टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं अपने। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, दूसरा पैरामीटराइज, तीसरा कॉपी कंस्ट्रक्टर, चौथा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, पाँचवा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब आते हैं बात कि व्हाट इज़ ए कंस्ट्रक्टर। अब व्हाट इज़ ए कंस्ट्रक्टर में, तो कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेथड ऑफ द क्लास विच गेट्स ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेनेवर एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है कि स्पेशल मेथड ऑफ ए क्लास होता है। अब वो कभी इन्वोक होगा कि समझिए कि अपना क्लास ए है, ये अपने क्या होगी, क्लास ए हो गई। अब जब हम लोग ऐसे करते हैं कि क्लास ए है ना, तो हम लोग इंस्टेंस ऐसे क्रिएट करते हैं ना, ओबीजे ए इज इक्वल टू न्यू ए। अब ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हमने इंस्टेंस क्रिएट किया, इंस्टेंस क्रिएटेड ऑफ ए। अभी क्या हो गया कि इंस्टेंस क्रिएट हो गया ऑफ ए क्लास। तो जब भी हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे उस टाइम पे क्या हो जाएगा, हमारा जो कंस्ट्रक्टर रहेगा इनसाइड द क्लास ए वो क्या हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अंदर जो हमारा कंस्ट्रक्टर रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे करके ये चीज़ कभी एग्जीक्यूट होगा जब हम क्लास ए का इंस्टेंस बनाएंगे, तो ये हमारा पब्लिक ए जो ये कंस्ट्रक्टर रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बात होती है कि कंस्ट्रक्टर की ड्यूटी क्या होती है। कंस्ट्रक्टर मतलब हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर की बेसिक ड्यूटी जो होती है वो होती है कि कोई भी वेरिएबल, अगर एक क्लास में हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करना ये कंस्ट्रक्टर की ड्यूटी होती है। लाइक अभी इंट ए किया मैंने, तो जब भी इंट ए हम इसको आउटपुट में देखेंगे तो ये ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें 0 मिलेगा। हम यहाँ पे इसको 0 असाइन नहीं कर रहे, लेकिन हमें इसका वैल्यू जो है कि 0 मिलेगी। तो कंस्ट्रक्टर की मेन ड्यूटी होती है कि वैल्यू असाइन करना, किसी वेरिएबल को डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करना, ये कंस्ट्रक्टर की ड्यूटी होती है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर नेम जो होता है वो सेम एज अ क्लास नेम होता है। इतना बात तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल कि पहला टाइप्स का अपना कंस्ट्रक्टर कौन सा था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एज अ नेम सजेस्ट यहाँ पे बोलते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब कि अ कंस्ट्रक्टर विथ नो पैरामीटर इज कॉल्ड एज अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कौन सा भी कंस्ट्रक्टर जिसके पास कोई भी पैरामीटर नहीं रहेगा वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। अब द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज ऑल न्यूमेरिक फील्ड टू 0 एंड ऑल स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट फील्ड टू नल इनसाइड अ क्लास। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये मतलब तो अपने को समझ में आ गया कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। अब दूसरा वाला सेंटेंस क्या बोलता है, दूसरा वाला सेंटेंस ये बोलता है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है कि वो इनिशियलाइज करता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू किसको, वेरिएबल को। और जहाँ पे बोलते हैं कि जो भी इंटीजर वाली, जो इंट वाली, जो न्यूमेरिक वाली वैल्यू रहती है, जो न्यूमेरिक का डेटा टाइप्स रहते हैं उनको 0 देता है, जो स्ट्रिंग रहेगी उनको नल डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसको एग्जांपल के तौर पे कि ये बात जो है क्या ये बात प्रूव होती है। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मेरा कंस्ट्रक्टर डेमो, ठीक है। अब ये देखो, ये जो कंस्ट्रक्टर है ये इसका नाम सेम है एज अ क्लास नेम, बराबर है। तो ये पहली बात तो ये हो गई कि कंस्ट्रक्टर नेम सेम एज अ क्लास नेम। अब इस कंस्ट्रक्टर के पास कौन सा भी पैरामीटर है, नहीं पैरामीटर है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोल देंगे।
अब यहाँ पे हमें देखो 3 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, एज, इज़र, नेम। इसको हमने कौन से वैल्यू असाइन किया? नहीं असाइन किया। तो अब क्या होगा, कंस्ट्रक्टर की ड्यूटी क्या है कि ये वेरिएबल को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देगा, इसको। तो अभी हमने कौन सा भी वैल्यू असाइन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे हम जब इसका आउटपुट देखेंगे तो इसको कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन होनी चाहिए। तो अपनी एक बात प्रूव हो जाएगी। थर्ड थिंग अपने को क्या प्रूव करना है? तीसरी बात ये प्रूव करना है कि बोलते हैं कि जब भी हम किसी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हमारा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 बातें देखने वाले हैं। अब देखते हैं इसको प्रोग्राम को रन करके कि क्या तीनों बातें प्रूव होती हैं। अब ये प्रोग्राम रन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे आया। अब ऑब्जेक्ट पे आने के बाद हमारा क्या होगा, जैसे मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद यहाँ पे ये क्या हो गया कि कंस्ट्रक्टर डेमो, मतलब क्या किया, मेरे कंस्ट्रक्टर डेमो पे पहुँच गया। अब मेरी कंस्ट्रक्टर डेमो क्या कर रही है कि मतलब मेरा इंस्टेंस क्रिएट हुआ वैसे ही इसने जंप किया कंस्ट्रक्टर पे। तो ये पहली बात प्रूव हो गई कि जब भी हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हमारा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है। अब उसके बाद अब अपनी जो बात प्रूव होने वाली है कि कंस्ट्रक्टर की ड्यूटी होती है एक वैल्यू असाइन करना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करना, किसको? वेरिएबल्स को। अब ये मेरे वेरिएबल्स हैं। अब ये यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या वैल्यू असाइन हुई है कि नहीं हुई है। तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है कि वैल्यू असाइन हुई है, किसको? जो अपना आपका जो बी था, बी को हमने कौन सा भी वैल्यू असाइन किया है? नहीं असाइन किया है। एज को हमने कौन सा भी वैल्यू असाइन किया है? नहीं किया है। वैल्यू ऑफ नेम जो आपका स्ट्रिंग है इसको क्या है कि एम्प्टी वैल्यू मतलब नल वैल्यू यहाँ पे असाइन हुई है, मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं आई है। तो ये व्हाट वी विल कंसिडर एज अ नल। ये हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं अभी। यहाँ पे कैसा है, जो चीज़ें हमने वहाँ पे देखी है उस चीज़ों को हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। तो बी को हमने कुछ वैल्यू असाइन नहीं किया था, एज को हमने कुछ वैल्यू असाइन नहीं किया था, नेम को हमने कुछ वैल्यू असाइन नहीं किया था। बी को वैल्यू असाइन हुई फॉल्स, एज को 0, नेम को नल, मीन्स कुछ भी वैल्यू नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि नल तो वहाँ पे लिख के आएगा नहीं, तो उसको नल वैल्यू असाइन हो गई। अब हम लोग जंप करते हैं अपने सेकेंड टाइप्स पे। यह डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। सेकेंड कौन सा था अपना? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? अ कंस्ट्रक्टर हैज़ एट लीस्ट वन पैरामीटर इज कॉल्ड एज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. It can initialize each instance of the class to a different value. अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि जब भी इसे अपने को क्लास में एक रिक्वायरमेंट होती है या प्रोग्राम में अपने को रिक्वायरमेंट होती है कि भाई अपने को क्या है कि जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, उस टाइम पे हम कुछ वैल्यू सेंड करते हैं अपने कंस्ट्रक्टर को और बोलते हैं कि हम जो वैल्यू सेंड कर रहे हैं उस वैल्यू को आप इनिशियलाइज करो और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, इंस्टेंस क्रिएट करने के टाइम हमने वैल्यू समझिए कि 5 और 10 भेजा, तो मैं बोलूँगा कि मेरा 5 और 10 वाले वैल्यू को कंस्ट्रक्टर आप इनिशियलाइज कर दो। उसके बाद हमने सेकंड इंस्टेंस क्रिएट किया और हम बोले कि मेरे 5 और 10 की वैल्यू जो है कि अब चेंज हो गई, अब 10 और 5 की वैल्यू है, आप उसको इनिशियलाइज करो। अब कंस्ट्रक्टर उसके हिसाब से वैल्यू इनिशियलाइज करता है। तो ऐसी जब सिचुएशन अकर होती है तो हम लोग यूज़ करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो इसका मतलब हो गया कंस्ट्रक्टर विथ एन पैरामीटर इज कॉल्ड एज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो अब ये इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे है। तो यहाँ पे टाइम सेविंग पर्पज़ के लिए हमने बना के रखे हैं सारे कंस्ट्रक्टर को कि यहाँ पे अब देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का डेमो है। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे है, पेस्ट कर दिया। अब ये क्या है, अब इंट आई क्या है, अब एक हमने पैरामीटर पास किया। अब पैरामीटर जब मैं इसको पास कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया, मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। मैंने यहाँ पे देखो 10 का वैल्यू पास किया है। अब ये 10 की वैल्यू किसको असाइन होगी, एज को। पहले वाले में आप एज 0 देख रहे थे, अभी इसमें आप एज की वैल्यू क्या देखेंगे, 10 देखेंगे। ओके, और
साथ में यहाँ पे देखो इस एरर को मैंने कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं किया है। अब कंस्ट्रक्टर की ड्यूटी क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब जिसको मैं कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करूँगा तो कंस्ट्रक्टर की ड्यूटी है, जो इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या करेगा, इस एरर को बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स वाली वैल्यू असाइन कर देगा। अब देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ में। अब ये देखो बी को तो मैंने कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं किया था, तो इम्प्लिसिट जो कंस्ट्रक्टर होता है, जो डिफ़ॉल्ट इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या करता है कि वैल्यू असाइन कर दिया बी को फॉल्स। अब एज की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 0 नहीं है, एज की वैल्यू 10 है, वैल्यू ऑफ एज जो है कि 10 हो गई। तो अपने क्लास में अपने प्रोग्राम में एक रिक्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं कि कभी कभी समझिए कि मेरी क्लास एक कोई क्लास है, यहाँ पे अब मैं मेरा कुछ ऐड का मेथड है। अब ऐड का मेथड क्या करता है कि ऐड का समझिए कि यहाँ पे मेरा एक ऐड का मेथड है। पब्लिक वाइड ऐड एक मेथड में बना देता हूँ और यहाँ पे एक मैं दे देता हूँ इंट num1 और इंट num2। अब इसका मैं आपको रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ कि ये कौन सी रिक्वायरमेंट में ये चीज़ें आती हैं, तो आपको मोर क्लियर हो जाएगा कि मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम कब यूज़ करें, क्योंकि होता है ना भाई कोई कंस्ट्रक्टर है तो हमें उसको यूज कब करना चाहिए। तो समझिए कि एक सिनेरियो है, ऐड का मेथड मेरे इस क्लास में है, मैंने अब इसको 2 वैल्यू दे दिया, इंट num1 और यहाँ पे इंट num2। अब क्या करेंगे कि हम जब भी इंस्टेंस इसका क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे क्या रहेगा, ये यहाँ पे हम इसको दे देते हैं सम ऑफ num1 num2, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट सम, यहाँ पे हम दे देते हैं क्या देंगे num1 प्लस num2 दे दिए। अब यहाँ पे हमें क्या असाइन करना है, हमें यहाँ पे सम असाइन करना है, सम। हाँ, यहाँ पे हमने क्या असाइन कर दिया, सम असाइन कर दिया। अब क्या है कि ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, अब कंस्ट्रक्टर मेरा एक ही पैरामीटर कर रहा है, तो यहाँ पे हमें ये ऐसा करना चाहिए कि यहाँ पे हमें एज हम निकाल के यहाँ पे हम num1 दे देते हैं, यहाँ पे हम num2 दे देते हैं, ठीक है। अभी मेरा ग्लोबल वेरिएबल होगा num1 num2। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें num1 और यहाँ पे इंट num2। अब ये 2 चीज़ें देख दिया। अब भाई इसको हमें असाइन करने की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम num कंस्ट्रक्टर 1 num कंस्ट्रक्टर 2 ऐसे देते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, अपने को दिखने में समझ में आएगा। कि अब मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे भाई जो num1 वाली वैल्यू थी, जो मेरी num1 वाली वैल्यू थी, उसको तुम असाइन कर दो num1 से, और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि num2 वाली जो वैल्यू है उसको आप असाइन कर दो num2 से, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंसोल डॉट राइट लाइन ये सब हमने को लिखने की यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे ये चीज़ें अपने को देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने वेरिएबल num1 num2 करके डिक्लेयर किया है, और जब भी हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम पे हम ये 2 पैरामीटर अपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें देंगे वो क्या है कि यहाँ पे आके उसका सम अप कर दिया जाएगा। अब देखिए रिक्वायरमेंट, अब यहाँ पे कैसे, यहाँ पे अपने को एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्टर क्या है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और वो बोल रहा है कि मुझे 2 पैरामीटर चाहिए, 1 पैरामीटर नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे कंस्ट्रक्टर में 2 है। तो जैसे ही मैं ये इस क्लास का जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जाऊँगा तो कंस्ट्रक्टर वहाँ पे चेक करता है कि भाई ये कंस्ट्रक्टर को तो 2 पैरामीटर है, तो आप एक ही पैरामीटर कैसे पास कर रहे हो, तो आपको 2 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 20 दे देता हूँ, ठीक है। ये सब अपने को लेने की ज़रूरत नहीं है।
1020 दे दिया। अब इसी के साथ में हमने एक काम किया कि अब ये जो अपने वाले क्लास को तो हमें एग्जीक्यूट करना है ना, नहीं तो हम उसको देखेंगे कैसे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ऐड 1020 एक में गया। और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे कि भाई अपनी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो मतलब अपनी क्लास, मतलब अपने को ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि एक ही टाइम पे एक ही वैल्यू तो सेंड नहीं करना है, अब लोगों को मल्टीपल चांस पे मल्टीपल वैल्यू सेंड करनी है। तो ये तो अपना एम कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 20 कर दिया। ठीक है, तो अपना अब यहाँ पे देखते हैं कि ये रिज़ल्ट कैसे अपने को मिलता है। अब यहाँ पे OBJ1, यहाँ पे ये, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितनी बार इंस्टेंस क्रिएट होता है उतनी बार कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे मैं एक डिबगर लगा देता हूँ और यहाँ पे एक डिबगर लगा देता हूँ। अब क्लास को क्या करते हैं, रन करते हैं हम लोग। क्लास को रन करने पे अब सबसे पहले क्या करेगा, पहला इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर में आया 1020 वैल्यू जो हमने पास किया था, यहाँ पे 1020 वैल्यू आ गई। अब ये 1020 वैल्यू इसको असाइन हो गया। इसको असाइन होने के बाद क्या किया, डेमो ऐड पे गया। डेमो ऐड पे जाने के बाद क्या किया, सम अप पे 30 हो गया वैल्यू, यहाँ पे 30 हो गया। अब ये देखो, आप प्रोग्रामेटिकली ये सब चीज़ों को देख रहे हैं। अब यही है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज, कि जब भी हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि वैल्यू जो भी हमें सेंड करना होता है विद द वेरिएशन, तो हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर उस टाइम पे वेरी यूज़फुल होता है, बहुत ही यूज़फुल होता है उस टाइम पे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फिर मैंने वापस से किया, इंस्टेंस बनाया, मेरा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ। अब इस टाइम पे मुझे क्या मिला, 20 मिला। क्या मिला, 20 मिला, क्योंकि मैंने 20 पास किया था। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे देखो वैल्यू 40 हो गई, 40 मिला मुझे। अब यहाँ पे हम जब इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं तो क्या मिला, सम ऑफ नम वन नम टू, जो मेरा पहला इंस्टेंस था जहाँ पे मैंने 10 और 20 पास किया था, वहाँ पे वैल्यू मेरी 30 हो गई। और दूसरा जो हमने पास किया था 20, यहाँ पे मेरी वैल्यू 40 हो गई। तो ये हो गया आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जहाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्टर में जिसमें हम कुछ भी पैरामीटर पास करेंगे वो क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे, कॉपी कंस्ट्रक्टर। अभी कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या बोलते हैं कि दिस कंस्ट्रक्टर विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग अ वेरिएबल। ये कंस्ट्रक्टर जो है कि विल क्रिएट करता है एन ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग द वेरिएबल फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। इट्स मेन यूज इज टू इनिशियलाइज ए न्यू इंस्टेंस टू द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग इंस्टेंस। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कॉपी कंस्ट्रक्टर का। तो अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आपने देखा कि आपने दो पैरामीटर पास कर दिए, 10 और 20 करके आपने दो पैरामीटर पास कर दिए। अब सपोज कीजिए कि अभी आपने 10, 20 आपने पास कर दिया, आपको पता है कि ये दो पैरामीटर पास किया। लेकिन ऐसा सपोज कीजिए कि आपको 10 पैरामीटर पास करना हुआ, 10 पैरामीटर पास करना हुआ, तो क्या है, तो आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे जाओगे नहीं। तो कंस्ट्रक्टर जी ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। क्योंकि अब 10 पैरामीटर पास करना है तो मैं सीक्वेंस भूल जाऊंगा कि 10 पैरामीटर कैसे पास करूं मैं। अब उसमें सीन क्या होगा कि पहले वाले, अब समझिए कि मुझे नेम, एज, क्लास नेम, परसेंटेज, मैथ मार्क्स, साइंस मार्क्स और बहुत सारे मार्क्स हैं, उतने सारे मुझे मार्क्स अगर पास करने हैं एज अ पैरामीटर, तो मैं सीक्वेंस चेंज हो जाएगा मेरा। अब जैसे मेरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो मेरा सारी प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो इसके लिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि सीक्वेंस चेंज ना हो, हम लोग यूज करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का, कि मतलब वैल्यू तो पास करना है अपने को लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट में पास कर देना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भी इसका एक एग्जांपल कि कैसे एज एन ऑब्जेक्ट में हम लोग पास कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर का मैंने डेमो बना के रखा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि ये कैसे है, आपको पूरा एक डिटेल समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर में ये, इसको तो हमें निकाल देने की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं इसी क्लास का एक बना देता हूँ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं क्या पास कर रहा हूँ, मैं क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ।
अब ये क्या है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे देखो कोई पैरामीटर मैं नहीं पास कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट कौन सा, क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमें इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जबकि हमें 10 और मोर पैरामीटर, ठीक है, सेंड करना हुआ, तो हम लोग जाते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के साइड में, क्योंकि एवरी टाइम सेम सीक्वेंस किसको याद रहेगा, एवरी टाइम सेम सीक्वेंस अपने को याद नहीं रहता वो चीज़, तो हम लोग क्या है कि उसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो रादर देन डूइंग दैट टाइप ऑफ मिस्टेक, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को एक कंस्ट्रक्टर उसमें पास कर देना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे मैं एक, ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने लिया है 10। अब ये मुझे अब मैं इसको यहाँ पे समझिए कि मैं हटा देता हूँ। अब ये इसको हटा दिया तो ये क्या किया, ये मुझे बोल रहा है कि देयर इज़ नो आर्गुमेंट गिवन दैट करस्पॉन्डिंग रिक्वायर्ड फॉर्मेट पैरामीटर ऑब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर डेमो, कि यहाँ पे हमने कौन सा भी पैरामीटर प्रोवाइड नहीं किया है। तो अभी जैसे कि अपने को पता है कि अगर कोई क्लास अगर कंस्ट्रक्टर इस टाइप के कंस्ट्रक्टर क्रिएट करती है, तो अगर मुझे इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो अगर मैं यहाँ पे इस टाइप का पैरामीटर सेंड करूँगा, जैसे कि यहाँ पे देखो मैं इंस्टेंस ही क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, इस टाइप का ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, मतलब ये ऑब्जेक्ट इसमें पास कर रहा हूँ, तो ये सेटिस्फाई विद दैट कंडीशन। लेकिन ये क्यों सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पे मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर है और मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू सेंड नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए सेटिस्फाई नहीं है। तो इसके लिए ये सेटिस्फाई कैसे होगा, हम लोग सिंपल सा एक काम करते हैं यहाँ पे, जस्ट फॉर द एग्जांपल, कि यहाँ पे मैं पब्लिक कंस्ट्रक्टर डेमो कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको मैं बोलता हूँ ऐसे। क्या हुआ, यहाँ पे देखो एरर गॉस। अब एरर कैसे चला गया, क्योंकि भाई मैंने एक यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। तो मैं अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो मैं यहाँ पे अगर कुछ भी वैल्यू नहीं सेंड करूँगा तो भी मेरा इंस्टेंस क्रिएट होगा, क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है। और ये क्यों सेटिस्फाई किया, क्योंकि मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया है और जहाँ पे मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई मैं अगर इस टाइप का वेरिएबल सेंड करूँगा तो मेरा ये कंस्ट्रक्टर इसको हैंडल कर लेगा, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला हैंडल कर लेगा। अब सोचिए आप कि अभी आपको 10 से ज़्यादा अगर आपके पैरामीटर है, अभी तो मैं आप फॉर द एग्जांपल एक ही पैरामीटर का वैल्यू दिखा दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट कॉन्स डेमो डॉट एज इज इक्वल टू, मैं अभी 20 दे दिया, ठीक है, 20 दे दिया। और मैंने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब इसको जब मैं यहाँ पे पास करूँगा तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या मिलेगा, 20 वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। जहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है पहले से। अब हम लोग एक चेक कर लेते हैं कि क्या ये 20 अपने को वैल्यू दिखती है, ठीक है। अब वैल्यू क्या दिख गई, 20। तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट से रेडी हो जाइए कि कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि वी आर सेंडिंग object as an parameter. When we send object as an parameter is called as a copy constructor. यहाँ पे हम क्या भेज रहे हैं, ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं। तो आप इसको क्या है कि फुल फोकस कीजिए इस पर, क्योंकि क्या होता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि अभी ऐसे क्वेश्चन होता है अपने को कि अगर मेरे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का क्या यूज़ है। तो हम उस टाइम पे बोल सकते हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर 3, 4, 5 पैरामीटर है, देन दैट्स ओके, कि हमें याद रहता है कि 3, 4, 5 की सीक्वेंस में कौन सी वैल्यू जानी चाहिए। लेकिन जब वैल्यू 10 और मोर रहती है उस टाइम पे हमें सीक्वेंस कैसे याद रहेगा, तो सीक्वेंस याद नहीं रहेगा। अब यहाँ पे कैसे कि समझिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मेरा 10 या 20 कुछ भी पैरामीटर्स अकर करे, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे करके उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं कि नहीं भाई उसकी एज 20 है, उसका मैथ्स में मार्क जो है कि 78 है, साइंस में मार्क जो है कि 22 है, 75 है, 85 है। तो हम लोग ईजिली उसको अच्छे से यहाँ पे दे पाएंगे। और इतने सारे पैरामीटर को वैल्यू हम जब भी असाइन कर देंगे तो ऐसे वैल्यू को एज एन ऑब्जेक्ट हम सेंड कर देंगे। तो ये हो गई अपना जब हम सेंड करते हैं ऑब्जेक्ट एज एन पैरामीटर इन कंस्ट्रक्टर, दैट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे। ये अपना जो है कि चौथा पॉइंट हो गया प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है इन डिटेल में।
और यहाँ पे एक्चुअली रिक्वेस्ट थी कि एक ही वीडियो में सर बनाइए और उसमें सारे कंस्ट्रक्टर को जो है कि एक्सप्लेन कर दीजिए। सो यही वीडियो में मैंने सारे कंस्ट्रक्टर को इसमें लिया हुआ है। तो चलो ठीक है, फिर से हम लोग देख लेते हैं कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या है। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि इफ़ अ कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड विथ प्राइवेट स्पेसिफायर इज नोन एज अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। अगर कौन सा भी कंस्ट्रक्टर है जिसमें कि हम प्राइवेट अगर उसका एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट कर देते हैं तो वो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हो जाता है। उसके बाद बोलते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अदर क्लासेस टू डिराइव फ्रॉम दिस क्लास एंड ऑल्सो इट्स नॉट पॉसिबल टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास। तो मतलब क्या होता है कि जिसमें प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हम रहता है उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, उसका हम इंस्टेंस नहीं बना सकते, उसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद यहाँ पे है देखिए कि पॉइंट टू रिमेंबर कि हम इसको यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर में। तो इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगलटन क्लास पैटर्न। ये इम्प्लीमेंटेशन होता है सिंगलटन क्लास पैटर्न के लिए। जब भी हम सिंगलटन क्लास पैटर्न बनाते हैं उस टाइम पे हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी बंदा मेरी सिंगलटन क्लास को जो है कि इनहेरिट करे या उसका कोई कौन सा भी उसका एक इंस्टेंस बनाए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए फॉर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का सिंगलटन क्लास पैटर्न में यूज़ करते हैं। उसके बाद होती है सेकेंड बात कि यूज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर व्हेन वी हैव अ ओनली स्टैटिक मेंबर्स। हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ तभी करते हैं जब हमारे पास स्टैटिक मेंबर्स मेरी क्लास में हो। अदरवाइज ऐसे कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या होगा और ऐसी क्लास का यूज़ क्या होगा जिसका हम इंस्टेंस नहीं बना सकते और जिसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते, तो ऐसी क्लास का यूज़ क्या होगा। तो अगर स्टैटिक डेटा मेंबर्स है और स्टैटिक मेथड है आपके क्लास में, तो क्या होगा कि क्लास नेम डॉट स्टैटिक मेथड नेम करके आप क्लास के अंदर की जो भी फंक्शनलिटी है उसको आप यूज कर पाओगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है अपना कि यूजिंग अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ द इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। वही सेम चीज़ है कि अगर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर जो है कि अगर हमने दिया हुआ है क्लास में तो उसका हम इंस्टेंस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कैसा होता है। हाँ, अभी ये सब चीज़ें देखो कि बहुत पूछी जाती है, एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में बताया गया है इसके बारे में। और दूसरी बात तो ये होती है कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर जो होता है इसको हम मोस्टली यूज करते हैं फॉर और हेल्पर क्लासेस के लिए, जो हमारे एप्लीकेशन रहता है। और एप्लीकेशन में क्या होता है कि डेटाबेस रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं, डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग रिलेटेड या एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ऐसा करके हम जो भी चीज़ें हेल्पर क्लासेस में लिखते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो भी हेल्पर क्लासेस में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसका कोई इंस्टेंस नहीं बनाएं, उसको कोई इनहेरिट नहीं करें। क्योंकि हमने जो बना दिया है हेल्पर क्लासेस, आप जानते हो कि हेल्पर क्लासेस इज़ यूनिक फॉर होल एप्लीकेशन, तो उसको हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करे, इसके लिए हम वहाँ पे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर दे देते हैं। और हम चाहते हैं कि हमने हेल्पर क्लासेस में जो भी डीबी रिलेटेड मेथड्स यूज किए हुए हैं वही सारे लोग यूज करें, क्योंकि कोई डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग एंड ऑल जो है कि जाके चेंज करने वाला नहीं होता है। दैट इज़ अ यूनिक फॉर होल एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसके लिए हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर अपने हेल्पर क्लासेस में यूज़ करते हैं और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हम सिंगलटन क्लास पैटर्न में यूज़ करते हैं। तो अभी चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स प्रूव दैट कि ये बात बराबर है कि नहीं है। अब यहाँ पे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। अब प्राइवेट कंस्ट्रक्टर में कैसा होता है कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे हमारा एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे हम ये एग्जांपल में देख लेते हैं। अभी देखो ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। अब प्राइवेट कंस्ट्रक्टर में हमने ये देखो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर में ये देखिए आपका स्टैटिक फील्ड्स है और ये मेरा स्टैटिक मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका इंस्टेंस नहीं बना रहे हैं। तो इसका मतलब हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने इंस्टेंस नहीं बनाया, लेकिन हम इसके इनसाइड इसके अंदर के मेथड को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, तो अभी क्या है, हम क्यों इसको यूज़ कर पा रहे हैं, हम इसको इसके लिए यूज़ कर पा रहे हैं कि यहाँ पे ये स्टैटिक है। वही बोले ना वहाँ पे कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हम वहाँ पे उसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे अपने को स्टैटिक फील्ड्स हों। अब यहाँ पे मेरा स्टैटिक फील्ड्स है। अब स्टैटिक फील्ड्स है तो वही ये स्टैटिक फील्ड्स को मैंने एक वैल्यू असाइन कर दिया और ये इंक्रीमेंट वाला मेथड मैंने कॉल कर दिया। अब ये क्या है, स्टैटिक मेथड है। अब जो स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक वेरिएबल है, वो आपको पता है कि क्लास नेम डॉट दैट मेथड नेम हम करेंगे तो वो मेथड जो है कि कॉल हो जाएगा। अब दूसरी बात है कि अगर मैं चाहूँ कि इसका इंस्टेंस बनाने के लिए जाऊँ तो क्या मैं इंस्टेंस बना पाऊँगा? इंस्टेंस इसका नहीं बना पाऊँगा। एज ए डेफिनेशन से कि ओबीजे ए इज इक्वल टू न्यू
ये देखो क्या बोल रहा है कि इसका इंस्टेंस तो आप नहीं बना पाओगे। इज़ प्राइवेट काउंटर डॉट प्राइवेट काउंटर, ये मेरे क्लास का नाम है, इज़ इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। बोल रहे हैं कि ये इनएक्सेसिबल है ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। तो हम लोग ये बोल सकते हैं हाँ भाई कि जिसमें प्राइवेट कंस्ट्रक्टर जो क्लास कंटेंट्स करती है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, उसका हम इंस्टेंस नहीं बना पाते। हाँ, लेकिन प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हम जिसमें यूज करते हैं उसमें स्टैटिक फील्ड्स होनी चाहिए, ये ज़रूरी फील्ड्स है। अदरवाइज ऐसी क्लास का यूज ही क्या होगा कि जिसके अंदर की फंक्शनैलिटी हम यूज़ ना कर पाएँ। तो यहाँ पे हम इसके लिए यूज़ कर पा रहे हैं बिकॉज कि वी हैव स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेथड्स। तो यहाँ पे देखो हम इसका यूज़ कर पा रहे हैं। अब इसको, ये प्रोग्राम को अगर मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू करंट काउंटर, ये करंट काउंटर की वैल्यू जो है कि आपको यहाँ पे मैंने 1 असाइन किया है, यहाँ पे 1 असाइन किया है। ये करंट काउंटर क्या है, ये करंट काउंटर है। करंट काउंटर की वैल्यू जो है कि प्लस प्लस हो जाएगी, तो 1 से वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रन करूँगा तो इसकी वैल्यू अपने को क्या दिखेगी, 2 दिखेगी। देखो न्यू काउंट जो है कि 2 हो गया आपका। तो ये क्या हो गया अपना प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये बात तो जो कि अपने को रिमेंबर करने वाली है कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर वही यूज करेंगे जो क्लास जो है कि स्टैटिक फील्ड्स को कंटेंस करती रहे। अब उसके बाद बात आती है अपनी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भाई क्या है, तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हैज़ टू बी इन्वोक्ड ओनली वंस इन द क्लास एंड it has been invoked during the creation of the first reference to a static member in the class. A static constructor is initialized static field or data of the class and to be executed only once. अब इसका मतलब मैं समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। अब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है, कब एग्जीक्यूट होता है, जब जब भी हमारी क्लास का जो रेफरेंस होता है वो क्रिएट होने से पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है। अब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पे क्या होता है, यूज़र का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। हाँ, अब दूसरी बात है ये भी होती है कि भाई अब जहाँ पे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, अब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का इंस्टेंस क्रिएट होने से पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें पॉइंट टू रिमेंबर में क्या है कि अब इट कांट बी कॉल्ड डायरेक्टली। अब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है कि इसको हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। अब डायरेक्टली कॉल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हम वहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्टली कॉल कैसे होगा, क्योंकि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है। क्लास नेम डॉट मेथड का नाम दे देते हैं और उस टाइम पे जो है कि बिफोर क्रिएशन ऑफ द इंस्टेंस स्टैटिक कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल हो जाता है। और कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि जब भी हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं उस टाइम पे जो है कि मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इसके लिए ये पॉइंट बोल रहा है कि इट कांट बी कॉल्ड डायरेक्टली। हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे, अभी हम इसको देख लेते हैं थ्योरेटिकली में क्या है। व्हेन इट्स एग्जीक्यूटिंग देन यूज़र हैज़ नो कंट्रोल। अब क्या बोल रहा है कि जब ये एग्जीक्यूट होता है यूज़र के पास कौन सा भी कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि यूज़र के पास क्यों कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि हम कौन सा भी एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं किसी क्लास का तभी मेरा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये बिफोर जब भी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जिस क्लास में रहेगी अगर वो क्लास रन होती है तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बात आप रिमेंबर रखिए, क्योंकि बहुत जगह पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर आपका कब एग्जीक्यूट होता है। तो आप बोलिए कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पे आपका यूज़र का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, और जैसे ही जिस क्लास में स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो क्लास कंटेंट्स करती है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, वो क्लास जैसे ही रन होती है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है कि कॉल्ड हो जाती है, यूज़र का उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। अब तीसरी बात होती है कि इट डज़ नॉट टेक एक्सेस मॉडिफायर और एनी पैरामीटर। अब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो रहेगा वो कौन सा भी एक्सेस मॉडिफायर कंटेंट्स नहीं करती और उसमें कौन सा भी पैरामीटर हम नहीं दे सकते। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ किया तो वहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर दिया, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज़ किया तो वहाँ पे प्राइवेट खुद ही एक एक्सेस मॉडिफायर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ किया वहाँ पे भी एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक यूज़ किया। लेकिन जब भी हम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यूज़ करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे हम कौन सा भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दे सकते। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है कि इट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली टू इनिशियलाइज द क्लास बिफोर द फर्स्ट इंस्टेंस क्रिएटेड। अब जैसे कि बात हुई अपनी कि इट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है टू इनिशियलाइज द क्लास बिफोर द फर्स्ट इंस्टेंस क्रिएटेड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें देखी हुई हैं
अब यहाँ पे हम लोग उसको क्या है कि प्रैक्टिकली एक करके देखते हैं कि ये जितना भी पॉइंट्स है क्या ये पॉइंट्स वैलिड है कि नहीं है, तो अपने को सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरा क्या है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है। अब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हम क्यों बनाते हैं? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हम इसके लिए बनाते हैं कि इनिशियलाइज करने के लिए स्टैटिक वेरिएबल ओनली। ठीक है, आप इस बात को फोकस कीजिए कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इसके लिए बनाते हैं कि ये स्टैटिक वेरिएबल को ही इनिशियलाइज करता है। अब अपने को अगर चेक करना है कि ओनली क्या ये स्टैटिक वेरिएबल को ही इनिशियलाइज करता है, तो हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टैटिक इंट एज है, यहाँ पे एज में 20 असाइन हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे पब्लिक इंट एक्स दिया है, ये स्टैटिक वेरिएबल्स नहीं है, तो क्या ये इसको असाइन करेगा? देखो एरर आ गया। अब एरर में क्या है, बोल्ड है कि भाई ये नॉन स्टैटिक फील्ड है, आप स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में इसको असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, याद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है कि ओनली स्टैटिक वेरिएबल को ही इनिशियलाइज करता है। अब इसने मना कर दिया यहाँ पे एक्स को इनिशियलाइज करने से, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये नॉन स्टैटिक फील्ड है। ठीक है, अब पहले पॉइंट है यहाँ पे अपनी प्रूव हो गई। अब दूसरी बात हो गई कि यहाँ पे अपने को प्रूव करना है कि बोल रहे हैं कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो रहेगा वो कौन सा भी पैरामीटर कंटेंट्स नहीं करता। चेक कर लेते हैं कि क्या कोई पैरामीटर कंटेंट्स करता है। यहाँ पे भी देखो एरर आया अपने को, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर मस्ट बी पैरामीटर लेस। तो सेकंड पॉइंट भी अपना प्रूव हो गया कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है वो पैरामीटर लेस होना चाहिए, उसमें कौन सा भी पैरामीटर नहीं होना चाहिए। अब तीसरी वाले पॉइंट्स प्रूव कर लेते हैं कि बोलते हैं कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है कि उसमें एक्सेस मॉडिफायर नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, एक्सेस मॉडिफायर और नॉट अलाउड ऑन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। तीनों बातें अपनी प्रूव हो गई। अब चौथी वाली बात अपने को प्रूव करने की ज़रूरत है कि अब ये मेरा मेन मेथड है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यूज़र हैज़ नो कंट्रोल, यूज़र के पास कोई कंट्रोल नहीं होता कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट करे। ये सब सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। ये देखो क्या हुआ, मेरा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर सबसे पहले जंप किस पे आया? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पे आया। मेरे क्लास जैसे ही मेरा ये प्रोग्राम रन हुआ, मेरी क्लास रन हुई, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर मेरा एग्जीक्यूट हो गया। और ये स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होने के बाद ये देखिए मेरा ये क्या है कि क्लास का नेम है और ये मेथड का नेम है, और फिर ये मेरे मेथड पे आया और यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं लिखा है, इसके लिए अपने को आउटपुट नहीं लिखा। कंसोल डॉट रीड लाइन कर देते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं प्रोग्राम को रन करके। ये देखो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर गेट्स एग्जीक्यूटेड, उसके बाद मेरा मेथड कॉल्ड हुआ और मेथड में जो वैल्यू मेरे को प्रिंट करवाना था हम लोगों को, वो वैल्यू प्रिंट हो गई। तो ये भी बात प्रूव होगी कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के ऊपर यूज़र का कोई कंट्रोल नहीं होता। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है बिफोर फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज़ क्रिएटेड। ओके गाइस, तो होप आपको ये कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर टाइप्स अच्छे से समझ आ गए रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक्स।